चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का अगला लेक्चर, ठीक ना। थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर है ये, लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया था जिसमें हमने आइसोथर्मल का वर्क डन पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब चलिए पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कैसे निकालते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इनिशियल टू वी फाइनल, ठीक ना। और पीडीवी, तो पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक फंक्शन में पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास आंसर आता है डब्ल्यू इक्वल टू पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू म्यू आर टी आई माइनस टी एफ अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है ना। अंडरलाइन कीजिए, ये वर्क डन है, ठीक है ना। हाँ, तो पी आई वी आई की पावर पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू म्यू आर टी आई माइनस टी एफ गामा माइनस 1। कैसे कन्वर्ट किया आपने, देखिए इसको पी आई वी आई को, क्योंकि फंक्शन होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और आइडियल गैस इक्वेशन से पी एफ इक्वल टू कितना होगा, म्यू आर टी एफ, और पी आई वी आई इक्वल टू म्यू आर टी एफ। कुल मिला के कहने का मतलब है ये दोनों चीजें यहाँ पर वैल्यू आपने पुट कर दी, पी आई वी आई और पी एफ वी एफ की जगह, ठीक ना। अब रिलेशन से क्या मिला, देखिए W इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द गैस, मतलब W इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, W इज प्रोपोर्शनल टू म्यू क्वांटिटी ऑफ द गैस, है ना। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कैपिटल M जो है यहाँ पे गिवन मास ले लिया गया है, तो म्यू और M के प्रोपोर्शनल। एंड दूसरा वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आई माइनस टी एफ, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, डन। एंड वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, ठीक है ना। तो गामा माइनस 1 मतलब जिसका गामा जितना बड़ा होगा वर्क डन उतना छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा गामा किसका होता है, ट्राइएटॉमिक का। तो ट्राइएटॉमिक का गामा सबसे बड़ा होता है, मतलब ट्राइएटॉमिक गैस के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन करना क्या होगा, सबसे कम, सॉरी सबसे ज्यादा, समझ गया ना। ठीक है, हाँ गामा कम होता है, तो गामा सबसे कम हुआ करता है। और मोनोएटॉमिक गैस में सबसे ज्यादा गामा हुआ करता है, इसलिए मोनोएटॉमिक गैस का वर्क डन क्या होगा, सबसे कम, ठीक है ना। या इसकी केवल इतना ही याद रखिए कि वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। चलिए अगली पढ़ते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। पढ़िए आइसोबैरिक प्रोसेस। When a thermodynamic system undergoes a physical change in such a way that its pressure remains constant, then the change is known as isobaric process. Yes, आइसोबैरिक प्रोसेस देखिए यहाँ पे दी गई आपके सामने। तो आइसोबैरिक पहला क्या दिया गया, आइसोबैरिक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, और दूसरा वाला है आइसोबैरिक कंप्रेशन। और दोनों में चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कितना है, 0, क्योंकि प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा वी कितना होगा, 0 होगा। तो दोनों में डेल्टा पी बाई डेल्टा वी कितना है, 0। पढ़िए इंडिकेटर डायग्राम। In isobaric expansion heating, temperature increases, so delta U is positive. Volume increases, so delta W is positive. Heat flows into system, so delta Q is positive. बिल्कुल सही। तो अगर अब दो पार्ट में इसको देखा जाए, ऐसे लिखिए कॉपी में कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल्टा U भी हीट देने पर बढ़ेगा, तो डेल्टा U भी पॉजिटिव, और डेल्टा W भी बढ़ेगा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। अब आइसोबैरिक कंप्रेशन पढ़ते हैं। आइसोबैरिक कंप्रेशन देखिए पीछे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे अपन पीछे की तरफ आ रहे हैं, पढ़िए। टेम्परेचर डिक्रीजेस, Temperature decreases, so delta U is negative. Volume decreases, so delta W is negative. Heat flows out from the system and delta Q is negative. बिल्कुल सही, लिख लीजिए डेल्टा Q इज नेगेटिव होगा सेकंड में। आइसोबैरिक कंप्रेशन में सबको डेल्टा Q इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट आइसोबैरिक प्रोसेस लिख लीजिए, Cp इक्वल्स टू F/2 प्लस 1 ब्रैकेट में R। Cp इज इक्वल टू F/2 ब्रैकेट में 1 प्लस R, ठीक ना, वेयर R इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे आ गया देखिए भाई, हम लोग जानते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R, और Cp इक्वल टू हो गया R प्लस Cv, R प्लस कितना, Cv। और Cv आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था कि Cv इज इक्वल टू होता है F/2 R, F/2 R, था ना।
F/2R। तो यदि आप CV की जगह यहाँ रख दें R प्लस F/2R, R कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस F/2। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन में भूल जाता करते समय, ठीक है ना। तो R कॉमन ले लीजिए 1 प्लस F/2R। तो याद रखिएगा CP जो हमेशा होती है वो CV से बड़ी हुआ करती है ना। चलिए अब निकालते हैं वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल वर्क डन है भाई, कितना आएगा, इंटीग्रेट कर दो, P कांस्टेंट है तो P डेल्टा V इक्वल टू म्यू आर टी माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, लिख लीजिए म्यू आर डेल्टा टी। वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, बहुत ही सिंपल वर्क डन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। पढ़िए आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। When a thermodynamic process undergoes a physical change in such a way that its volume remains constant, then the change is known as isochoric process. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए यदि वॉल्यूम की बात की जाए तो हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, पीवी डायग्राम का, यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम है क्या हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है दोनों में। अब एक में जो है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और एक में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, एक में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और एक में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि dp/dv जो इंडिकेटर डायग्राम का स्लोप है कितना होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है ना, सीधे इन्फिनिटी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, पढ़िए इंडिकेटर डायग्राम। Indicator diagram. Slope of indicator diagram dp/dv is equal to infinite. पढ़िए आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक हीटिंग। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं हम आइसोकोरिक में, वॉल्यूम यदि हम कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो रूल क्या होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू T, P इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर आइडियल गैस कोई भी गैस होगी उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर देखो ऊपर एरो की तरफ है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और इस वाले में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना, तो क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब पहले केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो। इस केस में टेम्परेचर घटेगा, मतलब डेल्टा यू लेस देन जीरो। पढ़िए स्लोप ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम, ये हो गया। फिर पढ़िए आइसोमेट्रिक हीटिंग। Pressure increases, temperature increases, delta Q is equal to positive, delta Q equal to delta U plus P del V. तो P del V तो जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। Yes. तो आंसर क्या होगा, सीधी सीधी बात, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। Yes, sir. अब डेल्टा Q पॉजिटिव, जब डेल्टा U पॉजिटिव है तो डेल्टा Q भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए आइसोमेट्रिक कूलिंग। Pressure decreases, temperature decreases, delta Q negative, delta U negative. डेल्टा Q नेगेटिव होगा, डेल्टा U भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर का सीधा फंक्शन किस पे पड़ता है, इंटरनल एनर्जी पे। चलिए अगला स्पेसिफिक हीट, मैंने ऊपर अभी अभी बताया आपको कि CV इज इक्वल टू होता है FR/2, FR/2, वेयर F इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। समझ में आ गया ना। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस जीरो होता है भाई, क्योंकि वर्क डन तो होएगा ही नहीं, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ। समझ में आ गया। चलिए एडिशनल पॉइंट में पढ़िए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। Polytropic process follows the equation of the form PVX is equal to constant, where X is a constant called polytropic index of compression or expansion. X can any have value between minus X can have any value, ये उल्टा हो गया है। X can have any value between minus infinity to plus infinity। पढ़िए the equation the equation PVX is equal to constant is analogous to the equation PV gamma is equal to constant for adiabatic process. हाँ मतलब देखिए अपने पास जो इक्वेशन एडियाबैटिक के लिए आता था PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अब तो यहाँ पे आपको गामा की जगह इसने दे दिया है PV की पावर x, क्योंकि गामा पहले निश्चित वैल्यू लेता है, अब गामा यहाँ पे x कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए इसको पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोल दिया गया, ठीक है ना। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। अब अगर आप x की जगह पर्टिकुलर गामा रख दोगे तो ये जो फंक्शन बन जाएगा ये एडियाबैटिक का बन जाएगा। अगर x की जगह गामा रख दोगे तो क्या बन जाएगा, एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस व्हेन x इक्वल टू गामा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए वही PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट,
अगर पीवी को आप टीवी के टर्म्स में कर लो तो टीवी की पावर x माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर इसको आप इसकी टर्म में कर लो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, तो p की पावर 1 माइनस x इंटू टी की पावर 1 माइनस टी इंटू टी की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया ना। अब इनकी जगह अगर गामा रख दोगे आप तो ये क्या बन जाएंगे, सारे एडियाबैटिक। डन। ग्राफ देख लो, अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो p और v के बीच का ग्राफ देखो, p देखो x की वैल्यू 0 लेकर के देखो तो v की पावर 0 कांस्टेंट हो जाएगा, यानी p इक्वल टू कांस्टेंट, तो p इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा ग्राफ जाएगा। ठीक है ना। अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हो तो क्या बन जाएगा, आइसोथर्मल। x की वैल्यू 1 लोगे तो p भी इक्वल टू कांस्टेंट बनेगा ना। x की वैल्यू 1 डाल के देख लो तो x की वैल्यू 1 में आइसोथर्मल, x की वैल्यू 2 डाल दो तो pv की पावर 2 इक्वल टू कांस्टेंट है ना। तो पीवी की x की वैल्यू 2 डालने पर या गामा डालने पर कौन सा ग्राफ आएगा, ये तीसरा नंबर का एडियाबैटिक x इक्वल टू गामा वाला। ये देखो ये ग्राफ, ये था, ये x इक्वल टू 0 पर था, ये x इक्वल टू 1 पर था। ठीक है ना। और x इक्वल टू अगर आप -2 डालोगे तो जस्ट ग्राफ क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो x इक्वल टू -2 पर जस्ट अपोजिट ग्राफ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो इसको बोलते हैं अपन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। डन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन याद कर लीजिए, वैसे कम क्वेश्चन आए हैं फिर भी अपन तैयार हैं। ठीक, नेक्स्ट। ओके, ये तो दोबारा लिख दिया ना इसने पीछे वाली चीज को, फॉर x इक्वल टू 1। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। x इक्वल टू 0 के लिए आइसोबैरिक, x इक्वल टू 1 के लिए आइसोथर्मल एंड x इक्वल टू गामा के लिए एडियाबैटिक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दैट इज इक्वल टू nr डेल्टा t अपॉन x माइनस 1, है ना, x माइनस 1। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है, nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस गामा, यही था। तो गामा को x से रिप्लेस किया है, नहीं एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक का यही तो आया था वर्क डन। तो गामा को इस बार किससे रिप्लेस किया, x से। तो क्या बन जाएगा, nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस x, x का माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा अपॉन में x माइनस 1। ठीक है ना। और यहाँ क्या आएगा, nr डेल्टा t अपॉन x माइनस 1। क्लियर हो गया। हाँ, सो एनालॉगस टू वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है ना। अगर इसको आप उस फॉर्म में बना लो अपने पास तो क्या हो जाएगा, nr t1 माइनस t2, क्योंकि बनना तो t2 माइनस t1 था बट माइनस साइन आएगा तो t1 माइनस t2 कर देगा अपॉन x माइनस 1। तो बन जाएगा p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कहीं पे। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, एडियाबैटिक में एक दो ही आते हैं, है ना, आइसोथर्मल। चलिए अगला है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ पॉलीट्रॉपिक गैसेस। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ पॉलीट्रॉपिक गैसेस। ठीक है ना। dq इक्वल टू nc, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी प्रोसेस, dq इक्वल टू nc dt एंड du इक्वल टू ncv dt एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोसेस। dw इज इक्वल्स टू माइनस जो ऊपर आया अपना माइनस nr dt अपॉन x माइनस 1 वर्क डन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा w प्लस डेल्टा u। ओके, तो डेल्टा q कितना होता है, nc dt इक्वल टू माइनस nr dt अपॉन x माइनस 1 और डेल्टा u जो होता है इतना होता है। ठीक है, यहां से dt dt कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, c इक्वल्स टू cv माइनस r अपॉन x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू r अपॉन n माइनस 1 अपॉन r अपॉन x माइनस 1। cv की वैल्यू r अपॉन n माइनस 1 क्यों किया, cv की वैल्यू r अपॉन n माइनस 1। गामा होगा यहाँ पे, n नहीं होगा यहाँ पे। वेट c इक्वल टू cv माइनस r अपॉन x माइनस 1, cv इक्वल टू r अपॉन n माइनस 1। r अपॉन n माइनस 1 कहीं पे है क्या,
हम्म, CV इक्वल्स टू R अपॉन n-1 नहीं। चलिए इसमें कंफ्यूजन है, इसको बाद में देखेंगे, कुछ इसमें गड़बड़ है। ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाली लाइन में गड़बड़ है। CV की जगह R अपॉन n-1 लिखा हुआ है ना, कहाँ से आया कुछ पता नहीं चल रहा है। R अपॉन n-1 अपन बाद में देखेंगे इसको, ठीक ना। तो इस पे गोला लगा लीजिए, इसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां तक तो फिर भी क्लियर है। देखो ये तो आपको रटना पड़ेगा कि जो हीट होती है वो मतलब पॉलीट्रॉपिक गैस के लिए है ना, dq इक्वल टू nc dt हुआ करती है। टोटल हीट dq इज इक्वल टू nc, वो nc डेल्टा थीटा, नंबर ऑफ मोल्स c डेल्टा थीटा, ठीक ना, नंबर ऑफ मोल c डेल्टा थीटा। तो nc dt इक्वल टू वर्क डन ऊपर ये निकाला है, और स्पेसिफिक हीट क्या हुआ करती है, सॉरी डेल्टा यू क्या होती है, ncv dt। ncv dt, तो यहां से dt dt कैंसिल कर दिया है, फिर c इज इक्वल टू n कैंसिल dt कैंसिल, cv अपॉन cv माइनस r अपॉन x माइनस 1। इसके बाद ये r अपॉन n माइनस 1 कहां से आ गया, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये r अपॉन n माइनस 1 कहां से आ गया, ये बात क्लियर नहीं हो रही, बस बाकी सब कुछ क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक आता है हीट इंजन। पढ़िए हीट इंजन। Heat engine is a device in which a system is made to undergo a cyclic process resulting in conversion of heat into work. If Q1 is the heat absorbed from the source, Q2 is the heat released to the sink, and work output is one cycle is W. The efficiency N of the engine is N is equal to W upon Q1 is equal to 1 minus Q2 upon Q1 equal to 1 minus T2 upon T1. यस, देखिए तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए हीट दी Q1, रिजर्वर में कितनी निकल गई Q2, तो आपके पास जो वर्क डन कन्वर्ट हो गया वो कितना होगा Q2 माइनस Q1, सॉरी Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 लिख लो, वर्क डन इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है ना। ये एक साइकिल का वर्क है, कितने साइकिल का, एक साइकिल का वर्क है, ठीक है ना। तो अब इसकी वो निकालते हैं एफिशिएंसी जो आप कह रहे थे। तो देखो एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट हीट गिवन, तो वर्क डन अपॉन Q1, तो वर्क डन कितना है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब Q1 को ब्रेक कर दो तो क्या आएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। ये देखो इस तरफ वर्क डन इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। पढ़ो हियर द इंजन टेक्स, Here the engine takes heat Q1 from the source at temperature T1, releases heat Q2 to the sink at temperature T2 and delivers work W to the surrounding. ठीक है, W सराउंडिंग में वर्क करके देगा। पढ़िए नेक्स्ट एफिशिएंसी। Efficiency of a heat engine depends only on temperature of source and sink and is independent of all other factors including nature of working substance. बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ये केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड किया करता है, ठीक है ना, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखिए क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं हुआ करता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ हमारा सॉल्व करना काम नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। नोट कर लीजिए फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। चलिए अगला पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। मतलब रेफ्रिजरेटर क्या होता है या हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ठीक है ना। तो चलिए पढ़िए, इन अ रेफ्रिजरेटर हीट पंप, In a refrigerator or a heat pump, the system extracts heat Q2 from the cold reservoir and releases Q1 amount of heat to the hot reservoir. बिल्कुल उल्टा है। देखो पहले में क्या हुआ करता था कि हॉट रिजर्वर से हीट लेके कोल्ड रिजर्वर को दिया करता था और बीच में वर्क डन परफॉर्म होता था। अब इसमें क्या करेगा, ये कोल्ड रिजर्वर से, कोल्ड रिजर्वर T2 है, कोल्ड रिजर्वर से उल्टा हीट लेगा, मतलब ठंडी जगह से हीट लेगा, ठंडी जगह से हीट लेगा, ठंडी जगह से हीट लेगा, तो ठंडी जगह क्या हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी, समझ गए ना। तो ठंडी जगह से हीट लेगा और इस हीट को ठंडी जगह से हीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का रूल है कि मतलब जो थर्ड लॉ ऑफ वो है, सेकेंड लॉ ऑफ आइसोथर्मल बोल रहा हूं मैं,
ये थर्मोडायनेमिक्स वो कहता है कि भाई आप जो है नेचुरली जो हीट निकलती है वो गर्म जगह से निकलती है। अगर आप हीट को लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अगर आप भेजना चाहते हो तो आपको बगल में कुछ ना कुछ वर्क डन बाहर से करना पड़ेगा, मतलब कोई एक्सटर्नल मशीन आपको लगानी पड़ेगी। तो ये क्या करता है, यहाँ से हीट ली Q2 हीट ली और Q2 हीट पर W ऊपर से वर्क किया है ना, और Q1 हीट बना करके किसको दे दिया, रिजर्वर। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब Q2 हीट पर इसने W वर्क किया, कितना वर्क किया, W वर्क किया, और टोटल हीट कितनी कितनी बनाई इसने, Q1। देख लो एक बार बोर्ड में, Q2 हीट पर W वर्क किया और इसने Q1 वर्क ये बनाई, और ये किसको दे दी इसने, हॉट रिजर्वर को। समझ गए? तो भैया वर्क डन कितना किया कंप्रेसर ने, बाहर का वर्क डन, तो बाहर का वर्क डन आएगा इक्वल टू कितना, Q1 माइनस Q2, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। समझ गए? एक बार फिर से पढ़ दो, इन रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, In a refrigerator or a heat pump, the system extracts heat Q2 from the cold reservoir and releases Q1 amount of heat to the hot reservoir with work done W on the system. The coefficient of performance of a refrigerator is given by बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। समझ गया ना, बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। मतलब वर्क डन के ऊपर आपने पर यूनिट वर्क डन में कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी है, ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। तो बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन W, और जो W हुआ करता है वो कितना हुआ करता है, W इज इक्वल्स टू होता है Q1 माइनस Q2। ठीक है, यस। तो हियर फिगर शोज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इट इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन। ठीक है ना, चलिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। चलो अब रिलेशन निकालते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, Q2 अपॉन वर्क डन यानी Q1 माइनस Q2। अब एक काम करिए, दोनों तरफ Q1 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है ना, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, बट एफिशिएंसी क्या होती है, नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q2 अपॉन Q1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस नीटा। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। डन। तो ये हो गया रिलेशन, नोट कर लो इसको, बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल्स टू 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का रिलेशन। डन। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट है, अगला है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। The second law of thermodynamics disallows some process consistent with the first law of thermodynamics. The second law implies that no heat engine can have efficiency neta equal to 1 or no refrigerator can have coefficient of performance equal to infinity. Yes. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिसअलाउज सम प्रोसेस कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो क्या था, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल हीट को कन्वर्ट होने की इजाजत देता था, है ना। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको मना करता है कि आप पूरी की पूरी हीट को वर्क में नहीं बदल सकते हो, पूरी की मतलब स्पेशली आप देखें तो डेल्टा U को जीरो कर दें अगर साइक्लिक प्रोसेस में, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, मतलब बदला जा सकता है ना। फर्स्ट लॉ का ही पार्ट है, मगर सेकेंड लॉ इसको डिसअलाउ करता है। क्या करता है, डिसअलाउ। ठीक ना। सेकेंड लॉ कहता है कि द सेकेंड लॉ इंप्लाइज दैट नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी नीटा इक्वल टू 1। सेकेंड लॉ कहता है कि कोई दुनिया का हीट इंजन नहीं है जिसके लिए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो याद कीजिए आप लोग, हमने एफिशिएंसी इक्वल टू क्या निकाला था, 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1, यही था ना हीट इंजन की एफिशिएंसी, बिल्कुल सही, 1 माइनस T2 बाई T1। अगर आप चाहते हैं कि नीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए 1, तो T2 को कितना होना पड़ेगा, 0। T2 को कितना होना पड़ेगा, 0। मतलब अगर आप चाहते हैं कि नीटा 1 हो जाए तो इसका मतलब जो आपका सिंक है, जो सोर्स और सिंक होता है ना, ऊपर सोर्स होता है, बीच में वर्किंग सब्सटेंस काम करता है, नीचे क्या होता है, सिंक होता है। तो सिंक को कितने केल्विन पे रखना पड़ेगा, 0 केल्विन पे। तो क्या ये संभव है, मतलब एफिशिएंसी के लिए आपको सिंक को कितने केल्विन पे रखना पड़ेगा, 0 पे। समझ गया ना, ये पॉसिबल नहीं।
क्लियर हुआ ना? मतलब आप जीवन में कभी भी 100% एफिशिएंसी प्राप्त नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? चलिए 1 और नो रेफ्रिजरेटर कैन हैव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू यूनिटी। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो अपन ने निकाला है ना, कितना निकाला अपन ने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन कितना? Q1। Yes, sir. ठीक है ना? इसको भी हम कभी यूनिटी नहीं कर सकते, इसको भी हम कभी यूनिटी नहीं कर सकते। तो मतलब ना तो आइडियल हीट इंजन पॉसिबल है और ना तो ही आइडियल रेफ्रिजरेटर भी पॉसिबल है। ठीक है ना? चलिए अब पढ़िए, तो पढ़िए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब केल्विन प्लांक का क्या स्टेटमेंट था? सेकेंड लॉ को क्या बोला है ना? पढ़िए, नो प्रोसेस No process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of this heat into work as shown in figure 8. No process possible whose sole result is absorption of heat from a reservoir and complete conversion of the heat into work. दुनिया की कोई ऐसी प्रोसेस नहीं बनी है जिसमें आप हीट को रिजर्वर से लेकर के पूरा का पूरा जो है वर्क में कन्वर्ट कर दो। समझ में आया? दुनिया की ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं बनी है जिसमें आप हीट को लेकर के वर्क में कन्वर्ट कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अपन जो था, अपन क्या निकालते थे? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या था? Q1 माइनस Q2। बोलो यस और नो। तो वर्क डन इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अगर आप हीट जो लिए थे उसको पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट करना चाहते तो Q2 को क्या होना पड़ेगा? 0। तो Q2 इक्वल टू 0 मतलब कि सिंक बिल्कुल भी हीट ना ले। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? सिंक हीट लेगा जरूर। नेक्स्ट पढ़िए, क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। No process is possible whose sole result is the transfer of heat from cooler to a hotter body as shown in figure 2. बिल्कुल वही जो मैं कह रहा था आपको कि ऐसी कोई बिना हीट इंजन के कोई चीज पॉसिबल नहीं है कि आप जो है बिना हीट इंजन या बोला हूं बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के कभी भी आप हीट को कोल्डर बॉडी से लेके हॉटर बॉडी तक प्रोसेस नहीं कर सकते। समझ गए ना? आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो नो प्रोसेस इज पॉसिबल, दुनिया में कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है वो सोल रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी एज शोन इन फिगर बी। ये देखिए फिगर ए है, इसमें T1 हीट दी, T1 टेम्परेचर पे सोर्स है, Q1 हीट दी और केवल पूरा पूरा किसमें बदल गया? W में। और T2 को कोई हीट नहीं दी गई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि T2 लेस देन T1 मतलब सिंक है लेस टेम्परेचर में और Q हीट दी इसने, सिंक ने, और पूरी की पूरी Q हीट किसको चली गई? सोर्स को, सोर्स रिजर्वर को। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। समझ गया ना? तो ये ना ये पॉसिबल है ना सेकंड वाला पॉसिबल है। समझ में आ गया? चलिए अब पढ़ते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पढ़िए रिवर्सिबल प्रोसेस। A reversible process is one which can be retraced in opposite direction by changing the external conditions infinitesimally. Reverse process is one which can retrace in opposite direction. देखिए मान लीजिए कोई आपके पास इंडिकेटर कर्व है, मैं आपको दिखा रहा हूं कोई इंडिकेटर कर्व। मान लीजिए आप इस तरीके का, आपके पास कोई ये P है और ये V है। आप यहां से यहां गए है ना, ये पहला पॉइंट था 1 और यहाँ पे चले गए 2 और अब आप वापस 2 से लेके 1 इसी रास्ते का यूज करते हुए आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब पढ़िए, रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन A reversible process is one which can be retraced in opposite direction by changing the external conditions infinitesimally. ये याद कर लीजिए, by changing the external conditions infinitesimally. पढ़िए, the condition of reversibility. The conditions of reversibility for any heat engine or process can be stated as follows. अब reversibility की प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पहला, the pressure and temperature of the working substance must not differ appreciably from those of surroundings at any stage of the cycle of operation. हाँ, तो पहला सिस्टम ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है सराउंडिंग के साथ कभी भी किसी भी स्टेज में ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर कोई खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द प्रेशर ऑफ टेम्परेचर एंड वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट बी डिफर appreciably from those of surrounding at any stage of cycle of operation. Next, all the processes All the processes
taking place in the cycle of operation must be infinitely slow. All the process taking place in the cycle of operation must be infinitely slow. बहुत slow process होनी चाहिए. Then The working parts of the engine must be completely free from friction. then next. There should not be any loss of energy due to conduction, convection, or radiation during the cycle of operation. It should be. It should be remembered that the complete reversible process or cycle of operation is only an ideal case. In an actual process, there is always loss of heat due to friction, conduction, convection, or radiation. आइडियल केस में ही ये समझा जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. Irreversible process. In nature, all changes are irreversible because of the following reasons. The conditions for thermodynamic equilibrium, that is mechanical, thermal or chemical equilibrium, are not satisfied because a natural process does not take place quasi-statically. मतलब इतनी स्लो प्रोसेस नहीं होती कि आप इनको रियलाइज कर सको. नेक्स्ट, डिसिपेटिव इफेक्ट्स. Dissipative effects such as friction, viscosity, inelasticity, electric resistance, eddy formation, etc. are always present. For example, of some natural irreversible process is spontaneous expansion of gas into an evacuated space. Some natural irreversible process is spontaneous expansion of a gas into an equated space. बेटा ये लर्निंग फैक्ट्स हैं, है ना, ये सब रट्टा फैक्ट्स हैं, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है. चलिए नेक्स्ट पढ़िए. कार्नोट इंजन. Carnot engine is a theoretical engine which is free from all practical imperfections and cannot be realized in practice. बेटा इसको यूज करो, लगा लो इसको. वो आवाज आ रही है. Cannot be used in practice. जोर से पढ़ो. पढ़िए. कार्नोट इंजन. Carnot engine is a theoretical engine which is free from all practical imperfections and cannot be realized in practice. It has maximum efficiency and it is an ideal heat engine. अब कार्नोट साइकिल मतलब कार्नोट इंजन क्या है? कार्नोट इंजन साइक्लिक प्रोसेस पर काम करने वाला एक मॉडल इंजन बनाया गया है कि हम सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इससे ले सकें. बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस को रियलाइज करना इतना अच्छा नहीं होता है, इजी नहीं होता है. नेक्स्ट पढ़िए. कार्नोट साइकिल. In order to obtain a continuous supply of work, the working substance is subjected to the following cycle of quasi-static operations known as लो, Carnot. अब इतने क्वासी स्टैटिक मतलब बहुत स्लो ऑपरेशंस होते हैं ये. अब इन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करवाएंगे. समझ गए ना? 4 स्टेप में ऑपरेशन होते हैं. पहला होता है आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक. पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये जा रहा है देखिए. पहला वाला ए से लेके बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन. ठीक है ना? तो 4 स्टेप में हम करवाएंगे. पढ़िए कार्नोट साइकिल. इन ऑर्डर टू obtain a continuous supply of work, the working substance is subjected to the following cycle of quasi-static operations known as Carnot cycle. हाँ, आगे पढ़िए. Isothermal expansion. The cylinder is first placed on the source so that the gas acquires temperature T1 to the source. It is then allowed to undergo quasi-static expansion. As the gas expands, its temperature tends to fall. Heat passes into the cylinder through the perfectly conducting base, which is in contact with the source. In process AB, the substance absorbs heat Q1 from the source T1 and does work W1 given by Q1 equal to W1 integration PdV. हाँ, वही वर्क डन का फॉर्मूला ड्यूरिंग उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में. तो T1 टेम्परेचर पे जो वर्क डन होगा, गैस को हम एक्सपेंड कराते हैं V1 वॉल्यूम से लेके V2 वॉल्यूम तक. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PdVR log E V2 by V1. और एरिया निकाल रहा हूं आपको, तो एरिया आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक का एरिया. ओके, कैसे? ए, तो ए से लेकर के मार्जिन खींच दो आपका, ये एरिया आएगा और यहां से लेके ये एरिया आएगा. समझ में आ गया ना? तो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा? ए बी जी ई ए बी जी ई ए. ये हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, पहला स्टेप. ठीक है? हाँ. अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं. ये डायग्राम अच्छे से देखेंगे हम, इसको बने रहने देंगे. डायग्राम को इंपॉर्टेंट है, इसी से समझ में आएगा सब चीजें.
चलिए अब दूसरा प्रोसेस आता है इसमें, दूसरा जो चरण आता है, दूसरा स्टेप जो इसका वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या है? Adiabatic expansion. तो फर्स्ट में देख लीजिए, पहले में क्या हुआ, आइसोथर्मल गया, देखिए पहले में जो है आइसोथर्मल गया हुआ है। अब इसके बाद गैस जो होगी एडियाबैटिकली क्या करेगी, एक्सपेंस करेगी। तो हम वर्क डन निकालते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। पढ़िए द ऑपरेशन, This operation is represented by the adiabatic curve BC. In this process, there is transfer of heat. The temperature. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बेटा, There is नो, एडियाबैटिक में हीट जीरो होती है ना, ट्रांसफर। हाँ, There is no transfer of heat. The temperature of the substance falls to T2 and it does some external work W2 given by W2 is equal to integration of PdV V2 for V2 से V2 से लेके V3 PdV K, है ना, क्या बन जाएगा, PdV फंक्शन से K अपॉन V की पावर गामा, है ना, और dV बाहर आ गया तो इंटीग्रेट कर दिया बेटा, ये बन गया K V3 की पावर 1 माइनस गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है ना। और इसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो ये बन जाएगा KV की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा PV, तो P3 V3 माइनस P2 V2 कॉमन ले और RT से कन्वर्ट कर दिया तो RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ये आ गया अपने पास इक्वेशन एरिया ऑफ BCHGB। डायग्राम में देख लो, BCHGB मतलब कौन सा वर्क डन, ये वाला वर्क डन, ये वाला वर्क डन, ठीक है ना। अब पीछे की तरफ चल रहे हैं, मतलब कंप्रेशन की तरफ, तो नेगेटिव वर्क डन अपन को मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए कंप्रेशन की तरफ चलते हैं। पढ़िए आइसोथर्मल कंप्रेशन। This operation is represented by the isotherm CD. In this process, the substance rejects heat Q2 to the sink and T2 at T2, and work W3 is done on the substance given by Q2 is equal to W3 equal to area CHF DC. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. CHFDC, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा ना, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये थर्ड प्रोसेस है, यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ तक गया डी तक, तो इसका एरिया क्या होगा, ये वाला होगा एरिया, यहाँ तक होगा कि नहीं होगा, और कैसा एरिया होगा, नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट, और अगला एरिया ये निकलेगा, तो जब टोटल में से अपन माइनस कर देंगे तो केवल अपने पास नेट एरिया क्या बनेगा इस ग्राफ के अंदर का। भाई देखो, पहले वाला एरिया पॉजिटिव था यहाँ तक का, फिर दूसरा वाला पॉजिटिव निकला यहाँ तक का, फिर तीसरा वाला नेगेटिव निकला यहाँ तक का, अभी चौथा भी क्या निकलेगा, नेगेटिव यहाँ तक का। उसको माइनस करेंगे ना हम लोग, नेगेटिव एरिया माइनस हो जाएगा। चलिए पढ़िए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया ना। हाँ, आइसोथर्मल कंप्रेशन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वर्क डन ऑफ द ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, एडियाबैटिक कंप्रेशन। This operation is represented by adiabatic dA. In this process, work W4 is done on the substance and is given by W4 is equal to minus PdV V4 to V1 equal to R T1 minus T2 upon gamma minus 1 is equal to area DFE AD. Yes. Negative sign indicates that work is done on the working substance. नेगेटिव साइन शो कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। कंप्रेशन है ना, Yes sir. कंप्रेशन है मतलब क्या काम करेगा, सराउंडिंग काम करेगा सिस्टम पे, है ना, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, अब टोटल वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, बोलो हाँ। अब देखो W2 और W4 देखो इक्वल आ रहे हैं और अपोजिट आ रहे हैं, W2 और W4 जो बने हुए हैं, आप देखिए W2 का एक्सप्रेशन देखिए RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, और W2 का इक्वेशन देख लो RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, सेम है कि नहीं है, ये है ना, ऊपर देख लो ये वाला इक्वेशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन दोनों इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, W2 और W4 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, ये और ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि एक कंप्रेशन और एक एक्सपेंशन है। तो जो अपने पास नेट वर्क डन बचेगा वो क्या बनेगा, W1 माइनस W3, क्या बचेगा, W1 माइनस W3, मतलब W1 प्लस W3 ही बचेगा, बट W3 क्या है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव कर दोगे तो W1 माइनस W3, W1 माइनस W3 क्या है अपना, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। चलिए, अब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, ये इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट हीट इंजन। पढ़िए, द एफिशिएंसी The efficiency of engine is defined as the ratio of work done to the heat supplied
that is N is equal to work done नीटा upon इज इक्वल टू W अपॉन Q1, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, बोलिए, है ना। अब भैया इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो RT2 log E V3 से लेके V4 गया है Q2 में, और Q1 में क्या कहा गया, RT1 log बेस E V2 से लेके V2 बाई V1, ठीक है। अब चलिए अब रिलेशन बनाते हैं, बी और सी पॉइंट जो है सेम एडियाबैटिक कर्व में बैठे हुए, ये वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, बी और सी, यहाँ बी था और यहाँ सी था, यहाँ पर वॉल्यूम कितना था V1 था, यहाँ पर वॉल्यूम कितना था V2 था, ठीक ना। यहाँ पर टेम्परेचर कितना था T1 था, यहाँ पर टेम्परेचर कितना था T2 था। कंडीशन लग जाएगी टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टीवी की पावर गामा माइनस वन, यानी T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा माइनस वन, सॉरी T1 V2 की पावर गामा माइनस, यहाँ V2 था और यहाँ V3, यस लग गई कंडीशन। तो क्या आ गया, T1 अपॉन T2 इक्वल टू V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा अपने पास D और A, मतलब यहां से यहां गए थे आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर इसके बाद ऊपर गए थे, ऐसा गए थे ना, हाँ, तो ये पॉइंट D था, ये पॉइंट क्या था, A था। इसमें आइसोथर्मल की कंडीशन लगाएंगे, तो TV1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V4 की पावर गामा माइनस वन, सॉल्व करने पर आ गया कितना, T1 अपॉन T2 इक्वल टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस, समझ में आया। अब ये भी T1 अपॉन T2 के इक्वल है, ये भी T1 अपॉन T2 के इक्वल है, मतलब ये और ये टर्म दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो गामा माइनस वन से गामा माइनस वन कैंसिल हो गया, तो अंदर की चीजें इक्वल आ गई, यानी V3 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V1, तो दोनों चीजें इक्वल हो गई, यानी V3 अपॉन V4 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो बेटा देखो यहाँ से जब ये दोनों चीजें इक्वल हो गई, तो लॉग से ये वाला टर्म, नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल हो गई हैं। तो क्या बन गया, तो नीटा इज इक्वल टू बन गया 1 माइनस R से R कैंसिल, 1 माइनस T2 अपॉन T1, समझ में आया कि नहीं आया, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो जो मैं कह रहा था ना कि एफिशिएंसी डेवलप कराऊंगा, तो आंसर 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये कार्नोट के इंजन की एफिशिएंसी हुआ करती है 1 माइनस T2 अपॉन, क्लियर है। और इसके पहले हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाली थी, है ना, हीट इंजन की एफिशिएंसी देखिए इतनी आई थी 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। तो कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन की जैसे बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट, ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स वर्किंग, all reversible heat engines working between the same temperatures are equally efficient and no heat engine can be more efficient than Carnot engine. हाँ, कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है और सारे हीट इंजन जो होते हैं, है ना, वो इक्वल एफिशिएंट होते हैं। और रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस सेम ले रहे हो तो वो सबके सब क्या होते हैं, इक्वली एफिशिएंट, सबके सब इक्वली एफिशिएंट, मतलब उतना ही वर्क देंगे, ठीक ना। नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन, कोई भी हीट इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट होता नहीं है। डन। Yes, sir. तो जी यहाँ पर आपकी थ्योरी फिनिश होती है, ओके। Yes.